नमः सर्वेभ्यः। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, वाच्य परिवर्तन। आपका ये टॉपिक 3 नंबर का है बच्चों, और 3 नंबर आप पक्का करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा देखना है। हम थोड़ा सा काम की व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, अब हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आगे जो भी टॉपिक्स आपके महत्वपूर्ण बचे हैं वो हम आपको करवाएंगे बहुत ही सरल तरीक़ा से। बस 3 नंबर पक्के करने चाहते हैं तो ये वीडियो आपने यदि क्लिक किया है तो पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। और वाच्य परिवर्तन का टॉपिक थोड़ा सा जटिल माना जाता है बच्चों की। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत इसमें आ रही थी, सर कैसे समझें इसको, क्या करें इसमें, कैसे करें। तो हम थोड़ा सा इसको बिल्कुल जीरो स्तर से हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में आपको हमें से वाक्य कैसे आते हैं, पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, उनको आपको करना कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको पता लगती रहें, क्योंकि ये सब वीडियो हम इस पर डाल देंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये बताएंगे आपको कि भाई वाच्य परिवर्तन में वाच्य क्या है और उसको परिवर्तन क्या करते हैं, किसका परिवर्तन किस तरह से होता है। तो बच्चों आपका आज का टॉपिक रहेगा वाच्य परिवर्तन। ये आपका टॉपिक है बच्चों, ठीक है। अब वाच्य परिवर्तन के अंदर सबसे पहले तो हम वाच्य को जानेंगे कि भाई वाच्य क्या है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका एक तो वाच्य क्या है और कैसे परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने के क्या नियम हैं, बस यही आपको समझना है। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझना जरूरी है बच्चों। आपको हमने इससे पहले अनुवाद का टॉपिक बताया था, तो अनुवाद में हमने आपको बताया कि कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं, वो आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी कुछ आपको नियम बताए थे कि आप कर्तृवाच्य कैसे बनाओगे। अब कर्तृवाच्य आपको समझ में आता है तो आप भाववाच्य और कर्मवाच्य बहुत ही आसान से, तो यदि आप वो समझते हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप कर्मवाच्य और भाववाच्य समझ जाओगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो वाच्य क्या है। तो वाच्य के लिए आपको समझना है बच्चों, जैसे कि वाच्य है, आपने अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े हैं, कहीं भी आपने किसी भी क्लास में पढ़े होंगे, वही आपके पैसिव वॉइस और जो एक्टिव वॉइस हैं वही आपकी हिंदी या संस्कृत में हम उसको वाच्य के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके वाच्य जो है उसको हम कहेंगे, वाच्य को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका, ठीक है। किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका, कोई भी बात आपको कहनी है, जैसे मान लो आप कहना चाह रहे हो किसी से कि मैं रोजाना पढ़ता हूँ या मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, मान लो कुछ भी बात आप कहना चाह रहे हो, तो अपनी बात को प्रकट करने का जो तरीका है वही वाच्य है। क्या है वे? वाच्य है, ये वाला वाच्य। क्योंकि अब अलग अलग तरीका होते हैं सबके भाई। जैसे मान लो हमने आपसे कुछ पूछा तो आप उसी का जवाब अलग प्रकार से दोगे, और किसी से, जैसे मान लो हमने आप से कोई सवाल किया, ठीक है, अब उसी सवाल का जवाब मान लो अलग अलग से पूछते हैं तो अलग अलग आपका उत्तर, मतलब अलग अलग तरीका से उत्तर मिल सकता है, यानी तरीका सबका अलग हो सकता है, बिल्कुल। तो जो तरीका है हमारा वही वाच्य है। क्या है? वाच्य। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि वाच्य किसे कहते हैं, किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका या ढंग वाच्य है, ठीक है ना। ये बात है सीधी सीधी। अब आपको पता लगना है बाद में, अब आपको आगे ध्यान रखना है बच्चों कि जो वाच्य है, इस वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 3 प्रकार आपको बताते हैं, जैसे कि नंबर 1 यहाँ समझना है कर्तृवाच्य। 1 नंबर होता है कर्तृवाच्य, दूसरा नंबर आपका होता है कर्मवाच्य। कौन सा होता है? कर्मवाच्य। और तीसरा नंबर होता है भाववाच्य। ऐसे करके आपके 3 वाच्य होते हैं, यानी वाच्य के 3 प्रकार हुए आपके। एक हो गया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
समझ गए बात को? यहाँ तक आपको समझना है। ये 0 स्तर से बता रहे हैं, जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं वो भी समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और पहले से आपको काफ़ी जानकारी है तो आपके लिए कोई समस्या होगी नहीं, फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी है लेकिन आपको सुनना पूरा है तभी जाके आप समझ पाओगे। अब इसमें आप देखें कर्तृवाच्य। अब यहाँ पर जो जैसे कर्तृ लिखा हुआ है, यहाँ कर्म लिखा हुआ है, यहाँ भाव लिखा हुआ है और इधर तो वाच्य लिखा है सभी जगह, ठीक है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर क्या है और भाववाच्य किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। तो सिंपल पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जहां पर क्रिया का संबंध, ठीक, जहां पर क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जहां पर क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, किससे होता है, कर्ता से, उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कर्तृवाच्य का कर्ता जो है वो प्रधान माना जाता है, यानी कि वो मुख्य होता है, कर्ता प्रधान होता है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो बच्चों कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य के अंदर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलेगी। अब कर्ता के अनुसार चलने का मतलब क्या है ये आपको समझना है। यानी कि देखिए हम आपको बता रहे हैं कि वो जो कर्तृवाच्य है यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं आपको, जैसे कि राम है गृहम गच्छति, ये एक वाक्य है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जब कर्ता के हिसाब से क्रिया चलती हो ये वाली, तो उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी वो वाक्य कर्तृवाच्य होगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि क्रिया कर्ता के हिसाब से चल रही है या नहीं, तो हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ पर आपको एक तरीका बताते हैं कर्तृवाच्य का। तो कर्तृवाच्य का एक सूत्र है या एक ट्रिक मान लो, वो याद रखनी है और वो है 121। ये 121 का आपको सूत्र याद रखना है। 121 का सूत्र आपका कर्तृवाच्य में लगता है बच्चों। अब 121 का सूत्र क्या है ये आपको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो 121 का मतलब हुआ कि भाई एक और लास्ट वाला एक, ठीक है ना, यानी कि ये वाला एक हो गया और ये वाला एक, यानी ये दोनों सेम हैं। एक का मतलब यहाँ पर समान। अब यहाँ पर एक का मतलब समान है, ये नहीं कि एक का मतलब है एक जैसे हैं, यानी समान मिलेंगे दोनों। यानी कि ये पहला जो एक है ये तो कर्ता है और दूसरा वाला जो एक दिख रहा है ये क्रिया है। ये समझ गए बात को। और बीच में जो 2 दिख रहा है ये आपका कर्म है, समझ गए। अब यहाँ पर पहला वाला जो एक देख रहे हैं ये आपका कर्ता है, तो जैसा कर्ता है वैसी की वैसी क्रिया होगी, तभी तो ये एक हुए। अब यहाँ पर एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर मान लो 2 होता तो इधर भी 2 होता, यहाँ पर मान लो पहले नंबर पे 4 होता तो इधर भी 4 होता, तब जाके इसको हम कहते हैं एक जैसे होने चाहिए, तब एक बनता है, यानी सेम होने चाहिए। अब कैसे पहचान करोगे ये एक जैसे हैं या नहीं, तो इसकी पहचान करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कर्ता में, यानी कर्ता की प्रकृति पता लगानी होगी। कर्ता कैसा है उसको पहचानना होगा। तो कैसा है इसको पहचानने के लिए कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि भाई जो कर्ता है आपका वो कौन से पुरुष का है, ठीक, यानी कर्ता आपका कौन सा पुरुष का है। तो एक तो आपको पुरुष की पहचान करनी है, सबसे पहली चीज, समझ गए बात को। एक तो आप पुरुष की पहचान करो, पुरुष की पहचान करने के बाद में आप वचन की पहचान करो। किसकी पहचान करोगे, वचन की पहचान करो कि ये कौन से वचन का है। बात समझ रहे हैं, बस ये जो मेन चीज आप पहचान कर लोगे मुख्य पहचान है। यदि ये दोनों चीज सेम मिल जाती हैं तो आप समझ लेना कि कर्ता और क्रिया एक जैसे हैं। यदि इन दोनों में अंतर आ जाता है कुछ भी, तो आप समझ लेना कि आपका वाक्य गलत है, समझ गए। ये यानी कि वो कर्तृवाच्य नहीं है, ये आप समझ लो, या तो गलत है या कर्तृवाच्य नहीं है, ये 2 ही बात हो सकती है वहां पर। तो अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो हम बताते हैं कि पुरुष 3 होते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो आपने यदि अनुवाद की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर के आप देखिए, हम ऊपर आई बटन का एक लिंक दिया हुआ है, आप ऊपर देखिए वीडियो के अंदर आई बटन का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करो और वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको हम पूरी बात बता देंगे,
ठीक है ना। तो आपको हमने ऑलरेडी ये अपलोड किया है, चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो ये पुरुष आपके 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपके स, तौ, ते ये आते हैं, ये हम सब जानते ही हैं पहले से ही, ये हम पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं बता रहे, ठीक है। अब मध्यम पुरुष के अंदर हमने कहा कि मध्यम में तुम आते ही हो, तो त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम में हूँ तो मैं आता हूँ उत्तम में, यानी कि उत्तम में अहम, आवाम, वयम ऐसा आता है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हम इस मैटर पे नहीं बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अनुवाद का वीडियो जरूर देखिए आप, क्योंकि हमने वहाँ पूरा क्लियर किया है इस चीज़ को। तो ऐसे करके आप ये पहचान कर लोगे। अब इसमें एक चीज़ और है प्रथम पुरुष के अंदर, प्रथम पुरुष में एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी नाम है, किसी का भी नाम है, वो भी प्रथम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, इनके अलावा जो भी कुछ अन्य बच जाता है वो सब प्रथम पुरुष है बच्चों, ये आपको समझ लेना है। प्रथम पुरुष की यही पहचान है। तो यहाँ पर देखिए त्वम भी नहीं है, यहाँ राम जो शब्द लिख रहा है ये ना तो त्वम है यहाँ पर और ना अहम है, तो इसका मतलब ये अन्य हुआ, तो इसको कहते हैं अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष का ही दूसरा नाम प्रथम पुरुष है, तो इसी का नाम प्रथम पुरुष कर चुके हैं बच्चों कि यहाँ जो राम शब्द है ये प्रथम पुरुष है। इतना तो पता आपको लग गया अब, तो ये प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है ना, एक पहचान हो गई। अब ऐसे कि ऐसे आपको क्रिया की पहचान करनी है कि क्रिया प्रथम पुरुष की है कि नहीं। अब इसके लिए आपको क्रिया का रूप याद होना चाहिए, यानी गच्छ धातु का ऐसे रूप आपको बोलना होगा। किसमें? लट लकार में। ये आपके लिए बहुत ही मतलब बढ़िया है कि आपके जो वाच्य परिवर्तन है वो केवल लट लकार में ही पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं तो 5 लकारों में तो और थोड़ा सा कठिन हो जाता। तो लट लकार में है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, आराम से समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपको, बस पूरा वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर गच्छ धातु का रूप आप जानते ही हैं, पठ धातु का रूप आपको पता है, सेम उसी की तरह चलाना है, ठीक। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, बस हो गया। ऐसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ऐसे रूप चलता है इसका। अब आप देखेंगे कि पहली लाइन जो है, पहले नंबर पे जो लाइन आती है, जो पहले नंबर पे जो लाइन है आपकी वो प्रथम पुरुष की लाइन है, दूसरी लाइन है वो मध्यम पुरुष की है, तीसरी लाइन है वो उत्तम पुरुष की है। तो आप बोलिए ये जो गच्छति आपको यहाँ दिख रहा है, ये गच्छति आप देखो पहली लाइन में आ रहा है कि दूसरी लाइन में आ रहा है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति कौन सी लाइन में आ रहा है बच्चों? पहली लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये प्रथम पुरुष है, समझ गए, ये प्रथम पुरुष है, बिल्कुल एकदम सही पता लग गया। तो देखो राम भी प्रथम पुरुष, ये गच्छति भी प्रथम पुरुष, इसका मतलब पुरुष के हिसाब से तो ये एक जैसे हो गए। अब वचन और मिला लो, आपकी पहचान हो जाएगी, ठीक है ना। अब वचन भी मिला ले, वचन भी देख लेते हैं भाई। अब राम है जो है ये एक वचन है, दिख रहा है साफ साफ, है कि नहीं एक वचन। इसके लिए वचन का पता लगाने के लिए कैसे पता करोगे? तो इसका पता करने के लिए आपको रूप याद होने चाहिए। तो राम का रूप याद होना चाहिए। तो राम का रूप सिंपल सा है, राम रामहु रामः, ठीक है, राम है रामौ रामः प्रथम, रामम रामौ रामान द्वितीय, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। तो हमने तो केवल ये देखना है कि वचन कौन सा है। तो राम है जो लिख रहा है यहाँ पर वचन आपका एक वचन, क्योंकि पहली लाइन में आपके पहले नंबर पे एक वचन वाली में आ रहा है। तो राम है रामौ रामाः, तो एक वचन हो गया। अब गच्छति में भी देख लो कौन सा वचन है, तो आप देख लो कौन से नंबर पे आ रहा है, एक वचन वाली में आ रहा है कि द्विवचन में आ रहा है या तीसरी में आ रहा है, ठीक है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति ये 3 वचन है, तो पहले नंबर पे आ रहा तो एक वचन हुआ, ठीक। तो गच्छति एक वचन हो गया। तो ऐसे करके राम है में एक वचन है और गच्छति में भी एक वचन है, कुल मिलाकर के ये एक जैसे हो गए, ये एक जैसे हो गए बच्चों, बन गया एक एक का नियम ये। अब बीच में जो बच रहा है ये गृहम जो लिख रहा है ये कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, क्या है? द्वितीय, तो ये 2 हो गया, ऐसे द्वितीय विभक्ति के लिए 2 लिख दिया हमने। अब जाके आपका 121 का नियम लग गया। अब देखो यहाँ पर आपको पता लगा कि भाई 121 क्या है, ऐसे है 121 का सिस्टम, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको पहचान करनी है। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर कर्ता के हिसाब से ही क्रिया चल रही है, यानी जैसा करता है वैसी ही क्रिया है। तो ये समझ लो कि ये वाक्य जो है ये आपका कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, सिंपल है। तो अब कर्तृवाच्य तो आप समझ गए होंगे,
ठीक है। और भी कई ऐसे उदाहरण हम बना सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। आपको वीडियो देखना है पूरा कंप्लीट कैसे बनाते हैं तो आप अनुवाद का टॉपिक देखिए। हमने अनुवाद आपको पहले ही पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा। जिन्होंने देखा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं देखा तो आप अभी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बटन पर जाइए और यहाँ भी आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए, अब ये तो आपने समझा कि कर्तृवाच्य। अब इसके बाद में हम कर्मवाच्य समझाते हैं आपको, ठीक है ना। एक बार सिंपल हम बता रहे हैं कि भाई पहचान बता रहे हैं अभी फिलहाल में कि भाई पहचान कैसे हम करनी है कि कर्तृवाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। अब एक हम सिंपल सा वाक्य लिखते हैं आपके सामने, जैसे राम है ग्रंथम पठति, राम है ग्रंथम पठति, ये एक वाक्य है। और ये वाक्य आपका कौन सा है बताइए, ये तो पहचान कर ही ली होगी। ये यहाँ पर कर्ता है, ये आपका कर्म है, और ये आपकी क्रिया है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ आप देख पा रहे होंगे बच्चों, समझ में आ रहा है सबके। ये रामः जो लिख रहा है ये तो कर्ता है, और ये पठति क्रिया है, और बीच में लिख रहा है ये कर्म है। अब यहाँ पर राम की तरह ही पठति क्रिया आ रही है, तो सिंपल ये हो गया आपका कर्तृवाच्य, जो कि अभी अभी हमने आपको समझाया। तो ये तो आपका कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ता के हिसाब से आपकी क्रिया चल रही है, ये सिंपल वाक्य आपका कर्तृवाच्य का है। अब यह बीच में जो लिख रहा है ये कर्म है आपका, ठीक है ना। अब ये आपके कर्म के हिसाब से, ये आपका बीच में जो दिख रहा है ये आपका कर्म है। कर्म में हमेशा द्वितीया लगती है, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें ये बताएंगे कि कर्मवाच्य कैसे बनेगा, कर्मवाच्य का वाक्य। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कर्मवाच्य कैसा होता है, कर्मवाच्य का वाक्य कैसे बनता है। बस एक सिंपल आपको बताते हैं अभी। सबसे पहले चीज याद रखनी है आपको, कर्मवाच्य का जो नियम है उसका हम एक ट्रिक और सूत्र बताते हैं। ये है आपका 311। बस ये आपका कर्मवाच्य का सूत्र है। कर्मवाच्य का किसका है? कर्मवाच्य का। और हमने कर्तृवाच्य का क्या बताया था आपको? कर्तृवाच्य का बताया था 121। बात समझे कि नहीं समझे? ये तो 311 जो है आप देख पा रहे हो, ये जो नियम है या ये ट्रिक है किसकी है बच्चों? ये कर्मवाच्य की ट्रिक है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो बताई थी 121 वो आपकी कर्तृवाच्य की थी। अब ये 311 क्या सिस्टम है, इसको समझ जाओ, आपका वाच्य परिवर्तन का मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में। चलो समझो। तो पहले तो हम इसको बताते हैं कि ये क्या मामला है, ठीक है। चलो तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो पहली बात तो ये पहचान करनी है कि भाई कर्मवाच्य कैसे होता है। तो कर्मवाच्य की पहचान सीधी सी यही है कि जहाँ पर क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यानी जहाँ क्रिया का संबंध सीधा किससे होता है? कर्म से, ठीक। ये हम कहते हैं कर्मवाच्य उसको। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पर कर्म प्रधान होता है, जहाँ पर ये कर्म जो है जिस वाक्य में मुख्य होता है, जिस वाक्य में प्रधान होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि जहाँ पर क्रिया जो क्रिया होगी वो क्रिया यदि कर्म के हिसाब से आ रही है, यदि क्रिया कर्म के हिसाब से आ रही है किसी वाक्य में, तो वो आपका वाक्य कर्मवाच्य का होता है, ठीक है। यदि क्रिया कर्मवाच्य के अनुसार चल रही हो तो वह वाक्य आपका कर्मवाच्य का वाक्य होता है। ये आपकी पहचान हो गई सिंपल सी। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे। अब कैसे चलती है क्रिया ये तो आपको बताएंगे हम अभी उदाहरण से कि कर्म के हिसाब से क्रिया कैसे चलेगी। तो आपका नियम याद रखना है आपको 311। ये आपका 311 का नियम हो गया। 311 के नियम का मतलब है सिंपल बच्चों कि इसमें सबसे पहले आपका जो कर्ता है उसको तीसरी विभक्ति में बदलना होगा। पहला नियम, ये आपको बिल्कुल फैक्ट नियम याद रखना है, परफेक्ट। कर्ता जो है उसको आपको तृतीय विभक्ति में बदलना होगा। एक तो ये चीज है जब आप कर्मवाच्य बना रहे होंगे तब, जब भी आपको कर्मवाच्य बनाना होगा ये सबसे पहला काम आपको करना होगा। यानी कि आप सबसे पहले जो कर्ता दिख रहा है वाक्य में, उस वाक्य में कर्ता को तृतीय विभक्ति में लिख दो। बिल्कुल एकदम सिंपल बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो स्तर से। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? इसके लिए शब्द रूप याद करने होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो राम शब्द याद कर लो। पठ धातु के 5 लकारों के रूप याद नहीं करो तो एक तो कर लो। क्यों? क्योंकि आपको लट लकार में ही सीखना है।
तो ऐसे ही आप शब्द रूप करेंगे और ऐसे आपको धातु रूप करना है। तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी तो लिख पाओगे। आप कैसे करोगे फिर आप? तो वो काम आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, ये आप याद करो इसको। अब देखो, पहला काम तो ये कर लिया आपने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको जो कर्म है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति लगानी है। अब देखो यहाँ पर जो कर्म है उसमें लगानी है प्रथमा विभक्ति। क्या लगानी है? प्रथमा विभक्ति लगानी है। अब जो क्रिया है, यहाँ पर जो क्रिया होगी, ठीक है, जो क्रिया होगी वो आएगी कर्म के अनुसार। क्रिया जो है वो आपकी कर्म के अनुसार आएगी। बस ये तीन चीज आप यदि समझ जाते हो तो आप ये मान लो कि कर्मवाच्य आप बना लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों? आप सबसे पहले जो कर्ता दिख रहा है, जैसे इस वाक्य में ऊपर जो लिखा हुआ वाक्य है राम है ग्रंथम पठति, यहाँ पर आपका जो कर्ता है वो राम है। तो राम को सबसे पहले तो तृतीय विभक्ति में लिखना होगा। कौन सी विभक्ति में लिखना होगा? तृतीय विभक्ति में। समझ गए बात को? ये आपका पहला काम हो गया। इसके बाद में आपका दूसरा काम क्या है? कर्म जो है, ये वाला कर्म जो बीच में दिख रहा है, ठीक है, इस कर्म में प्रथमा विभक्ति करनी होगी। कर्म हमेशा प्रथमा में लाना होगा आपको, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति करनी होगी, ठीक है। इसके बाद में जो क्रिया है वो क्रिया आपकी कर्म के अनुसार आएगी, यानी जैसा कर्म होगा वैसी ही आपकी क्रिया होगी। तो देखो यहाँ पर हमने आपको सूत्र बताया 311 का, तो 311 में सबसे पहले जो 3 है इसका मतलब है कर्ता में तृतीय विभक्ति होना, और फिर जो आगे एक एक है, ठीक, इसका मतलब है कि बीच में जो आपके एक दिख रहा है ये आपका कर्म है, और बाद लास्ट वाला एक है वो आपकी क्रिया है, यानी कर्म और क्रिया एक जैसे होंगे। तो जब कर्म और क्रिया एक जैसे हों तो उसको हम कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई कर्मवाच्य में होता क्या है। अब क्रिया में इसका जो रूप चलेगा वो कैसे चलेगा, इसके लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पठति क्रिया है इसका रूप कैसे चलाना है अपने को। इसका रूप आत्मने पद की धातु के अनुसार चलेगा बच्चों। एक हम आपको बना के बताते हैं कि ऐसे जब कोई भी वाक्य आता है और कर्म वाच्य में बदलने के लिए कहता है तो वहाँ क्रिया का रूप कैसे चलता है वो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई आप ये चीज़ समझे कि नहीं। 3 चीज़, कर्ता तृतीय विभक्ति में लगाना है, कर्म प्रथमा में करना है, क्रिया आपकी किसके अनुसार? कर्म के अनुसार आएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये क्लियर करिए आप, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी जाके आगे आपको मैटर समझ में आने वाला है। यदि ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसा करिए भाई, आपको हम दूसरा उदाहरण बता देते हैं, यानी दूसरा तरीका भी हमारे पास है, उससे भी आप समझ सकते हो। कैसे? एक तरीका सिंपल है, उसको भी समझ लो आप। देखो जैसे ये राम है, ठीक है, ऐसे मान लो कि भाई ये राम जो है ये मान लो कि ये पिता है। क्या है? ये पिता, यानी कि ये फादर है ये। अब ये जो पठति क्रिया है ये इसकी लड़की है। क्या है? ये लड़की है। ऐसे यानी ये तो पिताजी हो गए और ये लड़की हो गई, ठीक है ना बात। ऐसे ऐसे आपको समझना है। अब ये बात देख लो, अभी जो लड़की है बेचारी, इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? लड़की की अभी क्या नहीं हुई है? शादी नहीं हुई। अब ये बताइए आप कि भाई सिंपल सी बात है, जब लड़की की शादी नहीं हुई, ठीक है, तो आप बताइए वो सबसे ज़्यादा बात किसकी मानेगी? अपने पिताजी की बात मानती है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तो वह अपने पिताजी की बात सबसे ज़्यादा मानती है। तो ये पिताजी हो गए राम, ठीक है, यानी कि जो कर्ता है वो इसके पिता हैं, और पठति क्रिया है तो पिताजी ने कहा क्रिया से क्या एक वचन, तो क्रिया बेचारी एक वचन में हो जाएगी, ठीक है। यदि पिताजी ने कहा कि प्रथम पुरुष तो क्रिया प्रथम पुरुष में हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जब भी तो बात मानना हुआ। यदि कर्ता ने कहा कि बहुवचन तो क्रिया बेचारी बहुवचन में हो जाएगी। कर्ता ने कहा कि उत्तम पुरुष तो क्रिया बेचारी उत्तम पुरुष में हो जाएगी। कर्ता ने कहा कि मध्यम पुरुष तो क्रिया बेचारी मध्यम पुरुष में हो जाएगी। ऐसे बता रहे हैं आपको क्लियर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई कर्ता के हिसाब से क्रिया काम कर रही है, यानी कर्ता और क्रिया सेम मिलेंगे। ये आपको समझना है कि पिताजी की बात लड़की मान रही है। अब जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है अब मामला चेंज हो जाएगा।
अब मामला चेंज हो जाएगा। अब लड़की की जब शादी हो गई है तो आपको पता है वहाँ लड़की की शादी होने के बाद ससुराल जाएगी, तो वहाँ पर आपको पता है सबसे ज़्यादा बात किसकी मानेगी। तो अब लड़की की शादी हो गई तो यहाँ पर पिताजी की बात नहीं मानेगी, तो किसकी बात मानेगी? वो अपने पति की बात मानेगी। तो ये आप इसका पति हो जाता है। ये जो कर्म दिख रहा है ये इसका पति हो गया, यानी कि ये हस्बैंड हो गया और ये इसकी वाइफ हो गई। ऐसे मान लो आप, कब? जब शादी हो गई तब ससुराल चली गई। अब बताइए ये बीच में जो दिख रहा है ये तो कर्म है, ठीक है, ये हस्बैंड हो गया, इसका पति हो गया। अब ये पति की बात ज़्यादा मानेगी, पिताजी की नहीं मानेगी। तो अब इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, पति जैसा कहेगा वैसा क्रिया को करना पड़ेगा। यदि इस पति ने कहा कि एक वचन, तो क्रिया एक वचन में रहेगी बेचारी। इसने कहा कि बहुवचन, तो बहुवचन में रहेगी। इसने कहा कि प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में रहेगी। ये दोनों एक जैसे रहेंगे फिर, ठीक है। जैसा ये पति है वैसी ही पत्नी रहेगी इसकी। बात समझ रहे? ये शादी के बाद का मामला है। शादी से पहले तो पिता के अनुसार चल रही थी बेचारी, पिता जैसे कहते थे वैसे कर रही थी वो। तो ये चीज़ आप समझे कि नहीं? जब पति के हिसाब से क्रिया काम करेगी तो उसको हम कहते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। बस यही समझ लेना है आपको। अब इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा रे बच्चों? बस ये है कर्मवाच्य। जब पति के हिसाब से क्रिया काम कर रही है तो समझ जाना कि ये कर्मवाच्य है, यानी जो आपकी जो क्रिया होगी वो इस कर्म के हिसाब से होगी। जैसा कर्म होगा वैसी क्रिया आपको दिखेगी। तो आप समझ जाना कर्मवाच्य है, लड़की की शादी हो चुकी है। समझ गए ना बात? ये ऐसे। तो बस ये आपका एक तरीका है कि भाई आप कैसे समझ सकते हैं। तो अब इसको हम बताते हैं बना के कि कैसे बनेगा ये कर्मवाच्य। लेकिन आपको हम ये बता रहे थे अभी कि भाई जो क्रिया है कर्मवाच्य में कैसे लिखोगे, कोई भी क्रिया हो वो कैसे लिखी जाती है। एक उदाहरण हम आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद में बहुत सारे आपको किताब में लिखे हुए हैं उनको हम आपको बता देंगे। जैसे मान लो कोई भी क्रिया है, वाक्य तो बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्रिया कैसे बनाते हैं हम कर्मवाच्य में। जैसे मान लो जो भी क्रिया है, सबसे पहले तो उस क्रिया की मूल क्रिया क्या है वो देखो। जैसे पठ धातु है, पठती है, तो इसमें मूल क्या है? पठ धातु, ऐसे है, ठीक है। कोई भी क्रिया है, जैसे मान लो लिखती लिखा होता, तो लिखती का मूल जो है वो लिख धातु है, ऐसे, ठीक है। मुख्य धातु की बात कर रहे हैं हम। जैसे पठती में पठ धातु है मुख्य, लिखती में लिख धातु है मुख्य, ऐसे हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद में इसमें क्या करना होगा आपको? ये जोड़ना होगा, ये प्लस करना है इसमें, सभी जगह क्या करना है? ये प्लस करना है। ये तरीका बता रहे हैं हम कि जब कर्मवाच्य बनाओगे तो धातु कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे आप, फिर इसका रूप चलाना है आपको। यहाँ तक हो गया, ये जोड़ दिया आपने। अब इसके बाद में आपको आत्मनेपद के हिसाब से रूप लिखना होगा। किसके हिसाब से? आत्मनेपद के हिसाब से। तो आपको आत्मनेपद धातु का एक रूप याद करना होगा। या तो आप सेव धातु को याद करो या आप लव धातु याद करो, कोई भी एक धातु आपको करनी है। ये आप अच्छे से याद कर लेना, आपका होमवर्क है, ये आपको समझ लेना है। या तो सेव धातु याद करो या लव धातु याद करो। रूप कैसे चलता है? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेते, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। लवते, लभेते, लवन्ते, लवसे, लभेते, लवध्वे, लभे, लवावहे, लवामहे। ये आत्मनेपद में रूप चलता है। परस्मयी पद में चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। ये तो हम जानते ही हैं। तो एक रूप आपको आत्मनेपद में करना है, क्योंकि कर्मवाच्य समझने के लिए उसी की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। ये आपको इसलिए जरूर याद करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, हमने अभी बताया था कि पट, ये बताया था सेवते, सेवेते, सेवन्ते, तो वही का वही आपको यहाँ जोड़ना है, सेवते। जैसे आपको जोड़ना है ते, ऐसे यहाँ जोड़ना है ते। ये तो बन गया एक वचन का रूप। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, ऐसे आपका रूप बनता है। समझ रहे हो बात को? तो ये तो केवल प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप हमने बताया है, ठीक है। ऐसे रूप आपको बनाना है। सबसे पहले मूल मुख्य धातु पठ लिखी, उसमें ये जोड़ दिया, ऐसे लिख लिखी, उसमें ये जोड़ दिया, फिर उसके बाद में आत्मनेपद का रूप चलता है ना, वो लास्ट वाला जोड़ देना है। जैसे आत्मनेपद का रूप याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लव ते, तो ते जोड़ दो लास्ट में, तो हमने ते जोड़ा तो पठ्यते बना, ऐसे। चलो एक लाइन में लिख के बताऊँ आपको, देखो यहाँ एक लाइन लिख के बताता हूँ मैं पठ धातु की कि कैसे बनेगा। जैसे रूप इसका चलाते हैं कर्मवाच्य में, जब पठ धातु का रूप चलेगा तो वो ऐसे चलेगा बच्चे, देखो पठ्यते, पठ्यते, पठ्येते,
पठ्यन्ते, ऐसा रूप चलेगा वो, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ये आपका प्रथम पुरुष का रूप है पठ धातु का। ऐसे मान लो हम उत्तम पुरुष की बात करें, पठ्यसे, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्येते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे और पठ्यामहे, ऐसा रूप चलता है इनका। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, इस तरीक़ा से इसका रूप चलता है। तो ये रूप आपको याद करने होंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई आपको आत्मनेपद में रूप याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी रूप बना सकते हो, जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभा, वहे, लभा, महे, ऐसे आपको रूप बना लेने हैं। तो हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पठ धातु है आपकी, और यदि उसका रूप आपको चलाना है कर्म वाच्य में तो कैसे चलाओगे, ये आपको हमने उदाहरण बताया इसमें। तो इसको आप भले अच्छे से लिख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। जैसे लभ धातु का रूप लिखते हैं तो लभते, लभेते, लभन्ते हो जाता, लभसे, लभेथे, लभध्वे हो जाता, लभे, लभावहे, लभामहे हो जाता। ठीक है, तो वो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो। तो एक रूप तो आपको याद करना ही पड़ेगा लभ धातु या सेव धातु का, तभी जाके आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हम या तो आपको यहाँ लिख देते हैं भाई, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अपनी काफ़ी में नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको हम यहाँ बता देते हैं। जैसे लभ धातु आपकी, तो लट लकार में उसका रूप एक याद कर लो आप, उसी के हिसाब से आपके कर्म वाच्य में सारे रूप बन जाएंगे। जैसे लभ धातु का रूप याद करोगे तो आप ऐसा लिखोगे, देखिए लभते, लभते, लभेते, लभन्ते, लभते, लभेते, लभन्ते। फिर दूसरी लाइन है मध्यम पुरुष में लभसे, ठीक है, इसके बाद में लभेथे, ठीक, इसके बाद में लभध्वे, लभध्वे, ठीक, इसके बाद में उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में लिखना है लभे, लभावहे, लभावहे और लभामहे, ऐसे। ये आपको लिख दिया हमने। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। देखो ये है आपका लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, ये ऐसे है से, लभे थे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, ऐसे इसको रूप याद कर लेते हो आप। तो इसी की तरह हमने आपको बताया कि पठ धातु का रूप याद कर लेना है। ठीक है, कैसे करोगे हमने बताया था भी लिख के आपको। पठ धातु में ये जोड़ो और इसकी तरह रूप चला दो। पठ्येते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, चल गया। ऐसे लिख धातु का चलाओ, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, लिख्यसे, लिख्येते, लिख्यध्वे, लिख्यध्वे, लिख्ये, लिख्यावहे, लिख्यामहे, चल गया। ऐसे गम धातु है, गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गच्छ का गम, यानी गच्छ जो है वो गम से बनती है, यानी गम धातु है मूल। तो मूल धातु पकड़नी है अपने को। तो मूल गम है, फिर बाद में गच्छादेश होता है, तो गम का ही रूप चलेगा, मूल का ही चलता है इसमें। ठीक है, वाच्य में, कर्म वाच्य में। तो ऐसे आपको ये बना लेना है। तो पहले तो ये याद करेंगे आप, तभी जाके समझ में आएगा बच्चों। तो ये काम हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, तो आज इतना ही समझ लो आप, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा पर्याप्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वाक्य हम बना ही देते हैं इसको, जैसे। तो अब देखो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हमने कहा कि भाई 311 का नियम लगाना है, तो आप सबसे पहले कर्ता को 3 बना दो। तो कर्ता को आप 3 बनाओगे तो आप लिखोगे रामेण, ऐसे रामेण लिख दिया, रामेण हो गया। ये आपने 3 बना दिया, इसको क्या बना दिया, 3 बना दिया। अब इसके बाद में जो ग्रंथ लिख रहा है, हमने कहा कि भाई इसको प्रथमा में बदलना है, यानी इसको प्रथमा विभक्ति में लिखना है। तो इसको आप प्रथमा में लिखोगे ऐसे, ग्रंथ है, ऐसे लिखोगे, ग्रंथ है, प्रथमा हो गया। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो आपको पठ धातु का रूप चलाना है कर्म वाच्य के अंदर। हमने अभी अभी बताया था पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते रूप चलता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पठ्यते, ऐसे ऐसे पठ्यते। यदि यहाँ पठ धातु जरा लिख धातु होता तो लिख्यते बनता। ठीक है,
लिख्यते बनता, यहाँ पर पठ है तो पठ्यते बन गया। ऐसे करके ये आपका जो वाक्य बन के अब तैयार हुआ है ना, ये कर्म वाच्य है। कैसे? तो यहाँ देखो तीसरी विभक्ति लग रही है, ये 3 हो गया, ये और ये दोनों, यानी ये कर्म और ये क्रिया दोनों एक जैसी हैं, तो इसको एक जैसी लिख दिया हमने, एक एक। अब देखो ये 311 का नियम लग गया आपका। ऐसे 311 का नियम जहां भी लगता है वो आपका कर्मवाच्य होता है, ये आपको समझना है। तो ये तो आपका कर्मवाच्य आपके समझ में आ गया होगा। ये तो अभी हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य क्या है, आपको और आगे हम उदाहरण बना बना के आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में भाववाच्य और समझ लो हम, तो हमारे ये काम हो जाएगा कि वे 3 प्रकार के कैसे कैसे होते हैं। फिर उसके बाद में हम अलग से आपको अच्छे से पूरा वाक्यों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा पूरा समझाएंगे हम आपको। अब देखो भाववाच्य और समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए भाववाच्य, ठीक है ना, भाववाच्य क्या है? तो भाववाच्य में सिंपल सा है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। इसमें तो सिंपल एक ही बात समझनी है कि जहाँ पर भाववाच्य में समझना है कि जहाँ पर क्रिया का संबंध जो है, जैसे ये क्रिया है, इस क्रिया का संबंध, ठीक है, क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से होता है, अपितु किससे होगा? क्रिया का संबंध जो होगा वो होगा भाव से। ठीक है, यानी क्रिया का संबंध सीधा भाव से होता है, ना कि कर्ता से होगा, ना कि कर्म से। यानी कर्ता से भी नहीं होता है, कर्म से भी नहीं होता है, तो होता है भाव से, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। ठीक, अब भाववाच्य के वाक्य में होता क्या है? भाववाच्य के वाक्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है। कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है। किस में आता है? तृतीय विभक्ति में, हमेशा, फिक्स है ये। और जो क्रिया है आपकी वो प्रथम पुरुष एक वचन में आती है, ये फिक्स नियम है। किस में आती है? प्रथम पुरुष एक वचन में आती है क्रिया हमेशा। तो ये हो गया आपका सिंपल। ठीक है, यानी कि भाववाच्य के अंदर आपको केवल भाव प्रधान होता है, मुख्य भाव होता है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम उदाहरण बताएंगे आपको, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने कहा कि छात्र खेलते हैं या फिर छात्र खेलता है, कोई भी मान लो। तो जैसे हमने कहा एक वाक्य बनाते हैं कि कैसे आप तृतीय लगाओगे और क्रिया में आप कैसे प्रथम पुरुष एक वचन लगाओगे। तो सिंपल है, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं आपके सामने, जैसे हम लिखते हैं छात्रः क्रीडति, ऐसे। ठीक है, ये एक वाक्य है आपका, छात्र है क्रीडति। अब इसको हमें बदलना है भाववाच्य में। ठीक है ना, यानी कि ये भाववाच्य का रूप हुआ। अब इसको आप बनाओगे तो हमने कहा कि सबसे पहले आप कर्ता को तृतीया में लिख देना, बस तृतीय व्यक्ति लगा देनी आपको। तो यहाँ पर लिखना है छात्र का तृतीय रामेण की तरह छात्रेण, हो गया, तृतीय व्यक्ति हो गई। अब इसके बाद में आपको हमने कहा क्रिया, तो क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। ये हमने अभी अभी कहा था, आपसे कहा था कि नहीं? तो हम आपको हमने बता ही दिया आपको कर्मवाच्य और इसमें भाववाच्य में आपको क्रिया कैसे बनानी है। तो हमने लिखा था ना, जैसे लिख धातु का लिखा, पट धातु का लिखा, वो रूप याद करना है लब धातु की तरह। तो यहाँ पर होगा क्रीड, तो मूल धातु क्या है? क्रीड, ऐसे। फिर ये जोड़ो इसमें, फिर आपको रूप बनाना है लभते लभेते की तरह, तो यहाँ पर लिखना है ते, ऐसे। तो क्रीड्यते हुआ, छात्रेण क्रीड्यते, ये बन गया आपका। तो ये जो वाक्य बन के तैयार हुआ ये भाववाच्य का है, इसमें कर्म नहीं होता है भाववाच्य में, बस ऐसे ही बनेंगे छोटे छोटे वाक्य। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही इसमें। ठीक है, अब इसमें आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा बच्चों। आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही समझ लो आप। आगे हम इसमें उदाहरणों से आपको बताएंगे कि कैसे वाक्य आपको बनाने हैं, आपकी किताब में कैसे आपको उदाहरण दिए, उनको सबको समझाएंगे आपको। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, और आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो लाइक करो, कमेंट शेयर जो भी करना है सब काम करो आप। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप चलाते हो तो स्टेटस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता लगेगा तो उनको भी लाभ मिलेगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए, और पास में बेल आइकन का निशान है उसको भी दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, समय समय पर सूचना मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।